everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching पाठशाला and it's me, your educator, ज्योति. आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में एंड ऑलरेडी मैं दो टाइप के मॉडल आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ. द फर्स्ट वन वाज दैट इज़ द ऑर्गेनिज्मिक मॉडल. इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो जा चुका है टीचिंग पाठशाला पे, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. जो सेकेंड मॉडल हमने देखा था वो था इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल, जो कि अगेन दिया गया था दैट इज थ्रू हेनरी. तो ये दो मॉडल हम देख चुके हैं और ये दोनों के दोनों मॉडल इकोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में डिफरेंट फैक्ट्स को एक्सपोज कर रहे थे. नेक्स्ट जो हम मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअलिटी. तो ये जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो मॉडल है या फिर जो आप कह सकते हो कि इसको जो सबसे पहले प्रपोज किया था वो किया था दैट इज विटाकर ने. ओके, तो विटाकर के थ्रू ये प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअलिटी के बारे में बोला गया था और बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इन्होंने हाईलाइट किया. और सबसे मज़ेदार बात क्या थी कि इन्होंने जब सारी चीज़ों को डिफाइन किया तो साथ साथ में जो भी फैक्ट्स दैट इज ऑर्गेनिज्मिक मॉडल के थे एंड इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल के थे उन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया और उसके साथ साथ अपने भी कुछ एजम्पशंस रखे जिसके थ्रू इन्होंने इकोलॉजिकल कम्युनिटी में एक नए मॉडल को प्रपोज किया. मेक श्योर यहाँ पे कोई भी मॉडल जो है ऐसा नहीं है कि एक लेस रिकमेंडेड है और एक ज़्यादा रिकमेंडेड है. जब अलग अलग बेसिस पे जब इकोलॉजिस्ट स्टडी करते थे तो वो कुछ कुछ मॉडल्स को लेके आया करते थे. तो ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में जो आपके सिलेबस में या एग्ज़ाम में वही मॉडल पूछे जाएंगे जिनके बारे में आज सबसे ज़्यादा बातें होती हैं. नहीं, आपके लिए जो एग्ज़ाम डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर एक टाइप के मॉडल पूछे जाते हैं, चाहे पहले उसको पहले उसको माना गया हो और बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन पूछा हर एक टाइप का मॉडल जाता है. इसीलिए जो लेस एक्यूरेट था वो भी आपको समझाया जा रहा है, जो मोर एक्यूरेट है वो भी समझाया जा रहा है. ओके, सो ये है थर्ड टाइप का मॉडल ऑब्लिक. आप कह सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर मॉडल ने सब कुछ को सारी जितने भी मॉडल पहले हमने स्टडी किए थे उन सबको एक साथ जो है कोलैबोरेशन में लेकर आ गया ये. सो विटाकर हु एसेट द प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअलिटी विच स्टेट दैट each species is distributed according to its physiological need, that most communities integrate continuously and that competition does not create distinct vegetational zone. तो इनके अकॉर्डिंग दी विटाकर के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि जो स्पीसीज की इंडिविजुअलिटी है वो किस बेसिस पे हमें देखने को मिलेगी इन अ पर्टिकुलर वेजिटेशन जोन, इसके बारे में इन्होंने बातें कही. नेक्स्ट एग्जांपल के लिए इन्होंने क्या किया दैट इज लेट्स कंसीडर एन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट सच एज द मॉइस्चर ग्रेडियंट ऑन एन uninterrupted slope of mountain. Whitaker proposed that 4 hypotheses could explain the distribution pattern of plant animal on the gradient. तो विटाकर का ये कहना था कि जो इकोसिस्टम में ऑब्लिक इकोलॉजिकल बेसिस पे जो कम्युनिटी पाई जाती हैं उसको अफेक्ट करने वाले डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट होते हैं. ठीक है, ग्रेडियंट यानी अलग अलग टाइप के फैक्टर जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो स्पीसीज या एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक आप कह सकते हो कंसिडरेशन लिया जिसपे उन्होंने एक ऐसा एरिया लिया मेनली माउंटेन का जो कि अनइंटरप्टेड था यानी किसी के थ्रू डिस्टर्ब नहीं किया गया था, और वहाँ पे एक फैक्टर लिया दैट इज द मॉइस्चर. ओके, मॉइस्चर को उन्होंने वहाँ पे एक फैक्टर लिया जिसके थ्रू वो अपने एजम्पशंस को देखते. तो मॉइस्चर का ग्रेडियंट यानी किसी एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होगा किसी एरिया में कम होगा. इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने 4 हाइपोथेसिस दिए, यानी जो भी वो बात कह रहे थे कि इंडिविजुअल का प्रेजेंट किसी एरिया में प्रेजेंट रहना या प्रेजेंट ना रहना ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट वहाँ पे कैसे प्रेजेंट है. इसी बात को इन्होंने प्रूव करने के लिए एक माउंटेन पर जो कि एक अनइंटरप्टेड एरिया था वहाँ पे मॉइस्चर ग्रेडियंट को लेकर अपने एजम्पशंस रखे और इसी के थ्रू इन्होंने 4 हाइपोथेसिस दिए. मेक श्योर हाइपोथेसिस वो सब चीज़ें होती हैं जिनके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, यानी जिन्हें हम कहते हैं धारणाएं. ओके, बिलीव्स, इनके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, बट या दीज आर दी बिलीव्स, दीज आर दी एजम्पशंस कि हाँ ऐसा होगा अगर इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहे. तो यहाँ पे जो सबसे पहले
चार हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं। जो पहला हाइपोथेसिस था दैट इज विटाकर का, वो क्लेमेंस मॉडल से ही लिया गया था, और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, जिससे मैंने ऑर्गेनिज्मिक मॉडल के बारे में पढ़ाया था, वो दिया गया था क्लेमेंस के थ्रू। तो विटाकर ने क्लेमेंस के मॉडल को भी अपने हाइपोथेसिस में इंक्लूड कर लिया, और सबसे पहले जो पहला हाइपोथेसिस दिया उसके अकॉर्डिंग क्या कहना था, दैट इज competition causes sharp boundaries between the group of species and certain species group together। यानी कंपटीशन की वजह से जो स्पीसीज के ग्रुप होते हैं, मान लीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस टाइप के जो डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कंपटीशन के कारण उन ग्रुप्स में बाउंड्रीज आती हैं, मतलब डिफरेंस आते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप यहाँ है, ये सबसे बड़ा, मतलब ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, लेकिन इनके बीच में बाउंड्री है, मतलब डिफरेंसेस हैं, यानी इनके बीच में क्या है, दैट इज ऐसी चीज जो कि इनको साथ में नहीं रहने देगी, जिससे हम कह रहे हैं बाउंड्री। और ये जो बाउंड्री आई है, ये जो बैरियर आया है, वो किसके कारण आया है, वो आया है कंपटीशन के कारण। तो कंपटीशन की वजह से दो बिटवीन टू ग्रुप्स, यानी स्पीसीज के दो ग्रुप्स के बीच में बाउंड्रीज बनती हैं, और कुछ ग्रुप्स यानी कुछ स्पीसीज के ग्रुप एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये अगर ले लिया जाए और ये अगर एरिया ले लिया जाए, तो ये अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं कहीं पे ये दोनों तो अलग रह रहे हैं, राइट, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें इसमें और इसमें इन सब में ओवरलैपिंग है, यानी इन जिन भी ग्रुप्स में ओवरलैपिंग है, ये स्पीसीज के ग्रुप एक साथ रहते हैं, लेकिन जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं स्लोप, वो क्या है, वो अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन के कारण जो स्पीसीज के ग्रुप होते हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप जो होते हैं साथ में भी रहना पसंद करते हैं। ये था पहला हाइपोथेसिस। ठीक है, सेकेंड हाइपोथेसिस क्या था, सेकेंड हाइपोथेसिस है दैट इज कंपटीशन कॉजेज शार्प बाउंड्रीज बिटवीन द स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट ग्रुप टुगेदर। तो ये सेकेंड एजम्पशन था। पहले में हमने ये कहा कि कंपटीशन की वजह से स्पीसीज के ग्रुप्स में डिफरेंसेस आते हैं, बाउंड्रीज आती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज के ग्रुप साथ में रहना पसंद करते हैं। लेकिन सेकेंड हाइपोथेसिस में साथ साथ में सेकेंड पॉसिबिलिटी भी बोली गई कि कंपटीशन के कारण बाउंड्रीज आते हैं स्पीसीज के ग्रुप में, लेकिन बहुत से ऐसी स्पीसीज के ग्रुप होते हैं जो कि साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत से स्पीसीज एक साथ भी रहते हैं इकोसिस्टम में, और बहुत से स्पीसीज साथ में नहीं भी रहते हैं। तो इन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। ओके, पहली पॉसिबिलिटी भी डिफाइन कर दिया, सेकेंड पॉसिबिलिटी भी डिफाइन कर दिया कि ठीक है, कॉम्पिटिशन के कारण स्पीसीज के ग्रुप अलग अलग रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो कि डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप एक साथ रहें, वो अलग भी रह सकते हैं। तो पहले वाले में बोल दिया कि एक साथ भी रह सकते हैं, दूसरे वाले में बोल दिया अलग अलग भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एकदम एक आप कह सकते हो एक ओरिजिनल बेसिस पे सारी चीजों को एज्यूम करने की कोशिश की गई थी। जो थर्ड हाइपोथेसिस है उसमें क्या मेंशन है, कंपटीशन डज नॉट कॉज शार्प बाउंड्रीज, सर्टेन स्पीसीज ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द फिजिकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको ना कहीं भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिसपे कि आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक हो कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार जो यहाँ पे एजम्पशंस लिए गए हैं, हाइपोथेसिस लिए गए हैं, यहाँ पे मोर और लेस सभी चीजों को कवर कर दिया है। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट में हमने सिर्फ इसी बात पे फोकस किया था कि कंपटीशन की वजह से बाउंड्रीज बन जाती हैं स्पीसीज के ग्रुप्स के बीच में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपटीशन की वजह से कोई भी शार्प बाउंड्रीज ना बने। स्पेशली ये स्टेटमेंट हमने कब देखा था, जब हमने हेनरीज का मॉडल देखा था, दैट इज द इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल में देखा था कि हेनरी ने यही कहा था कि कंपटीशन की वजह से जरूरी नहीं है कि हर बार बाउंड्री बने। और यही बात देखिए थर्ड हाइपोथेसिस में विटाकर ने भी बोला कि कंपटीशन डज नॉट कॉज शार्प बाउंड्रीज, जरूरी नहीं है कंपटीशन की वजह से दो स्पीसीज के ग्रुप जो हैं हमेशा अलग ही रहें। लेकिन सेकेंड लाइन उन्होंने बहुत ज्यादा रियलिस्टिक कही। कौन सी लाइन, दैट इज सर्टेन स्पीसीज ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द फिजिकल वेरिएबल्स। कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो एक साथ ग्रुप बनाती हैं क्योंकि उनके बीच में फिजिकल जो वेरिएबल्स है, यानी जो इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट है, वो सिमिलर होते हैं। ओके, सिमिलर होने की वजह से वो एक साथ रहती हैं, एक एरिया में रहती हैं। अब एक एरिया में रहेंगी तो वेरी ऑब्वियस इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट उन पे बराबर का पड़ेगा, जिसको कि हम मेनली कहते हैं, आप सिलेक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं, बट सिलेक्शन प्रेशर हम मेनली इवोल्यूशन के टर्म में यूज करते हैं, बट यहाँ पे भी उनका मतलब सेम ही है कि अगर एक ही एरिया में ऑर्गेनिज्म रहता है तो उस एरिया का जो भी
दैट इज ग्रेडियंट होगा, चाहे टेम्परेचर बोल लीजिए, पीएच बोल लीजिए, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन बोल लीजिए, एक एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म पे सिमिलर टाइप का इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट इफेक्ट डालता है। ये था कौन सा, दैट इज द थर्ड एजम्पशन। फोर्थ एजम्पशन क्या है? फोर्थ एजम्पशन एग्जैक्टली वही एजम्पशन है जो कि हेनरी ने अपने मॉडल में कहा था, दैट इज द इंडिविजुअल मॉडल जो दिया था इन्होंने, उसके बेसिस पे कहा था। सो यहाँ पे क्या मेंशन है? कंपटीशन डज नॉट कॉज शार्प बाउंड्रीज, डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द फिजिकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटी भी बोल दी गई कि कंपटीशन जो है कोई बाउंड्री नहीं बनाता है, और डिफरेंट स्पीसीज जरूरी नहीं है हमेशा एक साथ ग्रुप बना के रहे, हो सकता है कि उनके बीच में जो फिजिकल वेरिएबल्स है वो एक्चुअल में डिफरेंट हो, और उन स्पीसीज को वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एरिया में रखें, यानी उनको एक साथ एक जगह पे ग्रुप बनाकर ना रहने दें। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो पहला वाला जो हाइपोथेसिस था उसमें ये बोला कि यस, कंपटीशन रहेगा और ग्रुप एक साथ भी रहेंगे, ठीक है, ये था, यानी कंपटीशन भी है और टुगेदरनेस भी है। सेकंड में बोला कंपटीशन रहेगा लेकिन जरूरी नहीं है स्पीसीज ग्रुप बनाकर रहें, ओके, यानी कंपटीशन रहेगा लेकिन टुगेदर नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। थर्ड वाले में क्या कहा कि कंपटीशन की वजह से जरूरी नहीं है कि बाउंड्री क्रिएट हो, ओके, कंपटीशन की वजह से जरूरी नहीं है कि बाउंड्री क्रिएट हो, लेकिन हाँ स्पीसीज एक साथ रह सकते हैं ड्यू टू दी फिजिकल वेरिएबल्स। फाइन, ये था थर्ड इनका हाइपोथेसिस। फोर्थ हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या कहा कि कंपटीशन रह सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो भी यहाँ क्या हो सकती हैं, दैट इज बाउंड्रीज यहाँ पे नहीं रहेंगी, कंपटीशन की वजह से बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पीसीज एक साथ रहें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके बीच में फिजिकल वेरिएबल्स हैं। सो डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द फिजिकल वेरिएबल्स। तो कोई फिजिकल वेरिएबल्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक स्पीसीज है ए, ठीक है, ये एक स्पीसीज है बी, इसको भी कोल्ड टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकता है, ये भी कोल्ड टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को एक ऐसा कंडीशन मिल गया कि ये दोनों को एक साथ रख लेगा, तो ये वाले कहाँ पे चले आएंगे, ये वाले थर्ड वाले एरिया में चले आएंगे, थर्ड हाइपोथेसिस में इंक्लूड हो जाएंगे। मान लीजिए सिमिलरली एक के पास यहाँ पे एबिलिटी है कि ये हाई वाटर एरिया में रह सकता है, लेकिन बी जो है वो लो वाटर एरिया में पसंद करता है रहना, तो क्या होगा, ये कभी भी फिर एक साथ अभी यहाँ पे नहीं रहेंगे, यानी जब वाटर वाला कंडीशन की बात होगी तो ये जो वाटर का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है ये ग्रेडियंट ऐसा होगा जो कि इनको एक साथ नहीं रखेगा, तो ये वाटर वाला कंडीशन कहाँ चला आएगा, फोर्थ वाले असम्पशंस में चला आएगा, और ये जो कोल्ड कंडीशन था वो किस में चला आया, दैट इज थर्ड वाले में चला आया। तो इसी बेसिस पे हर एक पॉसिबल हाइपोथेसिस दिया गया, और किसी भी एक हाइपोथेसिस को आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं हो कि हाँ एक के साथ आप एग्री हैं तो दूसरा वाला आपको, हो सकता है पहला वाला आपको डिसएग्री करेगा लेकिन नेक्स्ट वाला आपको एग्री कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया गया है कि इकोसिस्टम में जो स्पीसीज रहती हैं वो एक्चुअल में एक कम्युनिटी का पार्ट रहते हुए वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं और कैसे चीज़ों को आप कह सकते हो कि स्टेब्लिश करती हैं, ओके। तो इस बेसिस पे हमने देखा कि इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट और पॉपुलेशन के साइज में एज वेल एज इंटरेक्शन में, कम्युनिटी के इंटरेक्शन में कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं। तो लास्ट का अगर हम चाहें कि विटाकर के ऑब्जर्वेशन को हम एक कैसे कंक्लूजन दे सकते हैं, सो विटाकर ऑब्जर्वेशन शोड दैट द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज एट any one point in the environmental gradient was largely determined by the factors such as the temperature, water, light, pH and salt concentration। तो एट लास्ट विटाकर का यही कहना था कि किसी एक चीज के बेसिस पे हम स्पीसीज का प्रेजेंस, एब्सेंस, इंटरेक्शन या फिर कोलैबोरेशन हम नहीं बता सकते हैं अनटिल और अनलेस हम कुछ फिजिकल फैक्टर को इंक्लूड करें, ठीक है। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स, जैसे कि हो गया टेम्परेचर, वाटर, लाइट, पीएच, सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये सब चीजें क्या करती हैं, ये हमें बताती हैं कि एक एरिया में ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, और वहां पे अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनका कंपोजिशन कैसा होगा, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन सारे फैक्टर्स को जो भी यहाँ मेंशन है अगर इसको नहीं टॉलरेट कर सकता या इनकी प्रेजेंस में खुद का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं कर सकता तो वो वहां पे ज्यादा देर तक देखा नहीं जाएगा। तो इसके बेसिस पे विटाकर ने बहुत स्मार्टली जितने भी दो मॉडल पहले आए थे उनको भी इंक्लूड कर लिया और इन्होंने अपना भी एजम्पशंस इसमें ऐड कर दिया। स्पेशली जो है
थर्ड और फोर्थ वाला जो एजम्पशंस था ऑब्लिक हाइपोथेसिस था, इसमें इन्होंने अपने पॉइंट्स भी ऐड कर दिए, दैट वाज रिलेटेड टू द फिजिकल वेरिएबल्स ऑब्लिक, जिसे आप इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स भी कह सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तीनों मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको लाइक बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में एक साथ लाइक नोट करके रख सकते हैं। ऑल्दो जो भी मेन पॉइंट था वही मेन पॉइंट से जब इनके बारे में पूछा जाएगा तो आप इजीली उनको समझ सकते हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा।